अच्छा स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग। चलो आज के चैप्टर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये चैप्टर हमने क्यों पढ़ना है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है। पहले हम समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो हमारी इंडिया की करेंसी है उसको छोड़ के दुनिया में जितनी भी आपके पास में करेंसी है ना, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी आपके लिए, फॉरेन एक्सचेंज। चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो येन हो, चाहे वो पाउंड हो, वो सारी की सारी करेंसी जो आपके लिए होगी वो सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज होगी। ठीक है, इसके बारे में हम इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि जितने भी हम लोग कंट्री से ट्रेड करते हैं तो हमें इसी के अंदर ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, और जिस रेट पर हम उस करेंसी को बदलते हैं अपनी करेंसी से, उस रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसा कि बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर मैं बात करूं $1 की, कितने की बात करूं, $1 की, $1 में कितने रुपीज आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल $1 में 80 रुपीज आते हैं। कितने आते हैं, 80। तो इसका मतलब है ये एक्सचेंज रेट क्या हुआ, $1 को एक्सचेंज करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 80 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पर दोनों में से महंगा कौन है, सर यहाँ पर दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में से वैल्यू ज्यादा है डॉलर की। क्लियर है, अगर मैं $1 दूंगा तो उसके बदले मुझे कितने मिलेंगे, 80 रुपए। लेकिन यदि मैं बोलूं मुझे ₹1 देना है, कितना देना है, ₹1 देना, तो उसके बदले में कितना डॉलर मिलेगा, सर मुझे तो इसके बदले में $1 भी नहीं मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले में डॉलर का 1/80th पार्ट। क्या मिलेगा, 1/80th पार्ट। क्लियर है यहां तक ये बात। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। यहां पर लिखा फॉरेन एक्सचेंज, कुछ नहीं बेटा, $1 में 80 रुपए आते हैं, $1 में कितने डॉलर आएंगे, उसका 1/80th पार्ट आएगा ना, बस ये बताना चाह रहा हूं। यहां पर लिखा फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू दैट रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। दूसरी करेंसी को जब हम एक्सचेंज करते हैं करेंसी के साथ में, जिस रेट पर, वो रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहां तक बहुत क्लियर हुआ आपको। अब यहां पर थोड़ी सी और कहानी शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं करेंसी की वैल्यू गिरना और घटना क्या होता है। बड़ा ध्यान सुनना, करेंसी की वैल्यू बढ़ना और गिरना क्या होता है। अब पहले हम लोग यहां से वही सेम शुरू करता हूं $1 से। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 80 रुपीज आते हैं। मान लो $1 में 80 टॉफीज आती हैं। हाँ, अगर मुझे बताओ टॉफीज महंगी हो जाए तो $1 में ज्यादा टॉफीज आएंगी या कम टॉफीज आएंगी, बोलो। अगर टॉफीज महंगी हो जाए, हाँ, अगर मैं बोलूं ये जो रुपया है अगर ये महंगा हो जाए, क्या हो जाए, अगर ये महंगा हो जाए तो अगले वाले इफेक्ट में क्या होगा, $1 में कितने रुपीज मिलेंगे, 78। मैंने रुपीज को क्या कर दिया, टॉफीज कर दिया। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अगर रुपया महंगा हो जाता है तो रुपया कम जाएगा। अगर यहां पर डॉलर महंगा हो जाता है, क्या, अगर डॉलर, मैं यहां पर केस करता हूं, अच्छा पहले डॉलर महंगा नहीं करते, पहले हम लोग रुपया सस्ता करते हैं। यहां पर मान लो रुपया अगर मैं सस्ता कर देता हूं, क्या कर देता हूं, रुपया सस्ता कर देता हूं, तो अगले इफेक्ट में $1 में कितने रुपए मिलेंगे, सर 82 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 82 हो सकते हैं। चलो अगर आपको ये केस भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं डायरेक्टली करवाता हूं। चलो इसी के साथ में 80 रुपीज है, ये आपको पहले क्लियर था। इसके दो केसेस बना देते हैं। अगर तो टॉफीज महंगी हो रही हैं, क्या हो रही है, महंगी हो रही हैं, तो इस केस में टॉफीज कितनी जाएंगी $1 में, 78। ठीक है, टॉफीज कम मिलेंगी। और अगर टॉफीज या रुपया जिसको हम बोल रहे हैं, अगर वो सस्ती हो रही है, क्या हो रही है, अगर वो सस्ती हो रही है तो वो ज्यादा मिलेंगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 82। अभी क्लियर हुआ यहां तक ये बात। तो अगर रुपया महंगा हो जाएगा तो वो डॉलर में क्या आएगा, कम आएगा। और अगर रुपया सस्ता हो जाएगा तो वो क्या आएगा, ज्यादा। सॉरी, अगर रुपया सस्ता हो जाएगा तो वो कैसा आएगा, ज्यादा, है ना। कोई भी चीज अगर सस्ती हो जाती है एक पर्टिकुलर यूनिट के अगेंस्ट, वो क्या मिलती है, ज्यादा। अगर रुपया महंगा हो जाएगा तो रुपया कैसा मिलेगा, कम। रुपया, टॉफी अगर महंगी हो जाएगी तो फिर वो कम मिलेगी ना। आपके पास में तो एक ही डॉलर देने के लिए, ये बेसिक बात समझना। ये रिलेशन समझ में आया आपको, क्लियर है। अब एक बात समझना, पहले
एक डॉलर में वो एक ऐसी चीज खरीदता था जिसकी वैल्यू 80 रुपीज थी, ठीक है, लेकिन रुपया सस्ता होने की वजह से, ये रहा, रुपया सस्ता होने की वजह से अब वो उसी डॉलर में कौन सी आइटम खरीद पा रहा है, 82 रुपीज वाली, है ना। अगर वो 80 रुपीज वाली आइटम ही खरीदना चाहता है तो उसको ज्यादा मिलेगी, मिलेगी ना ज्यादा। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है सर, करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन पर इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। सस्ती होने का मतलब क्या हुआ, करेंसी का डेप्रिसिएशन होना, क्या होना, करेंसी का डेप्रिसिएशन होना। और महंगा होने का मतलब क्या है, करेंसी का एप्रिसिएशन होना। इसके दोनों के इंपैक्ट क्या पड़ने वाले हैं वो बड़े ध्यान से समझेंगे हम लोग। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बहुत डीप में अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चे ना इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा सर ये महंगा और तो ज्यादा होना चाहिए, सस्ता और तो कम होना चाहिए, नहीं। अब एक बहुत सिंपल बात समझना, कोई भी अगर चीज सस्ती हो जाती है मार्केट में, वो आप ज्यादा खरीदते हो या कम खरीदते हो, ज्यादा खरीदते हो। अगर हमारा रुपया सस्ता हो जाएगा तो जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर के रेजिडेंट्स हैं, वो हमारे देश से ज्यादा चीजें खरीदना पसंद करेंगे ना। हमारे देश से अगर ज्यादा चीजें खरीदना पसंद करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स, क्या करेंगे, अगर वो हमसे खरीदेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट्स। ये बात ध्यान रखना, इससे क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ जाएगा। और अगर हमारा रुपया सस्ता हो गया तो ऑटोमेटिकली, देखो ये ऐसे चलता है, अगर हमारा रुपया सस्ता हो गया तो ऑटोमेटिकली डॉलर क्या हो जाएगा हमारी नजरों में, महंगा। अगर रुपया सस्ता हो गया तो दूसरी जो आइटम है, हमेशा ध्यान रखना, हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, डॉलर और रुपया। अगर रुपया सस्ता होगा तो डॉलर क्या हो जाएगा अगेंस्ट में, महंगा, ठीक है। तो इस केस में अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो इंडियंस क्या बाहर से चीजें इंपोर्ट करने के लिए एनकरेज होंगे या डिस्करेज होंगे, डिस्करेज होंगे। तो इससे हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, सर दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द इंपोर्ट्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। ये दोबारा बताता हूं, इंपोर्ट्स वाला बताता हूं। रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा शो हो रहा है वहां पर। रुपया सस्ता होने की वजह से हमें जो पहले बाहर की एक आइटम खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे बाहर की आइटम खरीदने के लिए $1 वाली 82 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, तो मैं बाहर से चीजें खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, कम खरीदूंगा ना। इंपोर्ट्स को मैं डिस्करेज करूंगा ना, जिसकी वजह से मेरे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्लियर है, ये 2-3 बातें समझना, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट जब बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमारी नेशनल इनकम पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सर हमारी नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट्स भी तो नेशनल इनकम का पार्ट है, हम लोग नेशनल इनकम पढ़ा था ना, एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमने नेट एक्सपोर्ट्स पढ़ा था। तो हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। कितनी बातें समझ में आई है, बहुत बेसिक थी। अब आ जाओ एप्रिसिएशन की बात करते हैं। यदि हमारा रुपया महंगा हो जाता है, याद रखना, जब भी अगर हमारा रुपया महंगा होगा ना तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। क्लियर है, किसके लिए, फॉरेनर्स के लिए। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इंटर कंट्री बात कर रहे हैं ना। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि हम अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ रख करके देख रहे हैं। क्लियर है। तो अब अगर हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी, हमारी करेंसी महंगी होने का मतलब हमारे गुड्स महंगे हो जाना। क्लियर है। और अगर हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे तो एप्रिसिएशन का पहला इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, क्या हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी तो क्या हमसे जो दूसरी कंट्री वाले लोग हैं खरीदेंगे या आपकी बंद कर देंगे खरीदना, या कम कर देंगे, सर कम कर देंगे। एक्सपोर्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो दैट मीन्स उसके अगेंस्ट में डॉलर क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। डॉलर सस्ता होने का मतलब है कि बाहर की जो चीजें हैं उनकी वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपने इंपोर्ट से क्या करने वाले हैं, बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और देखो ऑटोमेटिकली जिसकी वजह से जो हमारा नेशनल इनकम है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, एनआई। नेशनल इनकम को लिख रहा हूं एनआई। तो ऑटोमेटिकली हमारी नेशनल इनकम जो हमारी जीडीपी है वो भी हमारी गिरेगी। ऑटोमेटिकली हम लोग इसको एक्सपोर्ट्स की नजर से देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर, समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको पहले ही पता लग गया। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हम डोमेस्टिक करेंसी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी से। सो दैट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज हो रही है हमारी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सिंपल बात।
कितनी बात क्लियर हुई यहां तक? अगला हम देख लेते हैं, यहां पर करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में दिया हुआ, तो हमने उसको ऑटोमेटिकली पहले ही पढ़ लिया। अब यहाँ पर छोटा सा एक डिफरेंस दिया हुआ करेंसी डेप्रिसिएशन का और एप्रिसिएशन का, हम लोग देख लेते हैं। कई बार पेपर में देखने को भी मिला है यहाँ पर। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू गिरना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एप्रिसिएशन मतलब करेंसी वैल्यू बढ़ना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। और करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या होता है? ये पूरा क्वेश्चन आता है कि इसका क्या इंपैक्ट है। अगर बोलूं तो सर करेंसी डेप्रिसिएशन से हमारे जो गुड्स है वो क्या हो जाते हैं? अगर हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो हमारे गुड्स चीपर हो जाएंगे या महंगे हो जाएंगे? चीपर। इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री के लिए हमारे गुड्स क्या हो जाएंगे? चीपर। as more of such goods can be now be purchased with the same amount foreign currency, so it lead to increase in exports। बता रहे ना एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेगा? चीपर हो गया फॉरेन कंट्री के लिए, तो फॉरेन कंट्री क्या दबा खरीदने वाले हैं। और करेंसी एप्रिसिएशन से क्या हुआ? हमारे गुड्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव हो जाएंगे दूसरी कंट्री के लिए। तो हमारे इस वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? अगर हमारे गुड्स अगर महंगे हो रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी कंट्री, तो फॉरेन कंट्री के जो हमारे गुड्स हैं हमारे लिए वो क्या हो जाएंगे? सस्ते। बहुत सिंपल बात है। और नीचे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ ये चेंज कि $1 में पहले 77 रुपीज आते थे, अब वही डॉलर के अंदर 79 रुपीज आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? डेप्रिसिएशन, है ना। चीज अगर डेप्रिसिएशन मतलब रुपया सस्ता हो गया, सस्ता हो तो ज्यादा मिलेगा, है ना। जैसे टॉफी सस्ती है ज्यादा मिलती है, तो रुपया सस्ता हो गया तो ज्यादा मिल रहा है। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि अब वो पहले जो वैल्यू मिल रही थी $1 में रुपए की, अब वो कम मिलने वाली है। पहले 79 मिल रही थी, अब 77 मिलेगी। क्यों? महंगी हो गई है। कितनी बात समझ में आई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। इसका डिफरेंस भी देखने को मिलता है। अब आ जाओ यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं इसके एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें पढ़ते हैं नीचे, ये पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं पहले, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये सारा का सारा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होती है, या फॉरेन एक्सचेंज की देश के अंदर सप्लाई कब बढ़ती है। चलो आ जाओ यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब आप हो, आपको डॉलर किस लिए चाहिए? वाई यू नीड? आपको डॉलर किस लिए चाहिए? कारण क्या है? बाहर से सामान मंगाने के लिए चाहिए? नहीं चाहिए? आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, वो तो आपका बैंक है जो आपको एक्सचेंज करके देगा, वो भी आपका चार्जेस काटेगा ना। आपको जब बाहर से सामान मंगाना होगा, इंपोर्ट्स करने होंगे, तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोलो। आपको चाहिए ना डॉलर तभी। और दूसरा क्या है, मान लो आपको बाहर घूमने जाना है, यूएस जाना है, जर्मनी जाना है, और भी किसी कंट्रीज में आपको घूमने जाना है, तो आपको टूरिज्म के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां पर क्या खर्च करोगे? वहां पर रुपया दोगे अपना? नहीं दोगे ना। तो जहाँ की भी जो भी करेंसी होती है, चाहे वो बाट हो, चाहे वो दिरहम हो, चाहे वो यूरो हो, येन हो, ठीक है, तो वहाँ की करेंसी वहीं की चलेगी ना, हमारी करेंसी थोड़ा चलेगी। क्लियर है। और दूसरा, मान लो आपका यहाँ पर कोई यूएस में कोई भाई बैठा हुआ है और आप उसको कोई गिफ्ट भेजना चाहते हो, तब भी तो आपको करेंसी चाहिए ना। तो ऐसे ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफर। पढ़ा हुआ है आपने पहले? कहाँ पढ़ा हुआ है? यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रोड। अगर आपने बाहर पे कुछ भी पैसा भेजना है तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक बोल रहा हूँ? ठीक बात है। उसके बाद क्या होता है, अब फॉरेन में आपको कोई भी असेट परचेज करनी है, अगर आपको कोई भी असेट परचेज करनी हो तब भी आपको क्या चाहिए होगा? फॉरेन करेंसी। क्लियर है। फिर आता है लास्ट में स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा। एक्चुअली स्पेक्यूलेशन इज अ लीगल वर्ड, सट्टा इज अ लीगल वर्ड। जैसे शेयर बाजार है ना, उसी तरह से लोग क्या करते हैं, जब फॉरेन करेंसी सस्ती होती है, सस्ती कब होगी? जब रुपया महंगा होगा, है ना। जब फॉरेन करेंसी सस्ती होती है तो उसे खरीद लेते हैं, और मार्केट में फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ता है तो उसे मार्केट में बेच देते हैं। आई बात समझ में? कोई चीज सस्ती है तो मार्केट से खरीद ली उसने, शेयर की तरह हो गया ना। हाँ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। $1 कितने रुपए का था? 80 रुपए का। क्या था?
एक डॉलर था 80 रुपए का, ठीक है, तो मैंने खरीद लिया कितने रुपए में, 80 रुपए में। क्या खरीद लिया मैंने, 80 रुपए में। अब जरा मुझे बताना ये सिचुएशन क्या है, इसमें डॉलर की कीमत बढ़ी है कि घटी है? अच्छा ये बता सकते हो रुपए की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है? घटी है। अगर रुपए की वैल्यू घटी है तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। मैं जो पहले मैंने 80 रुपए का एक डॉलर खरीदा था, अब मैं कितना बेचूंगा वो 82 में। कितने का प्रॉफिट कमा लिया मैंने, 2 रुपए का, ठीक है। मैंने कोई आइटम 80 रुपए में खरीदी और जब मार्केट में उसका रेट 82 रुपीज हो गया तो मैंने उसको बेच दी, तो मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। क्लियर है यहाँ पर? ये बेसिक बात थी इसकी, इसमें कोई बहुत ज्यादा घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट आता है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। कंट्री दूसरे देशों से लोन लेती है कि नहीं लेती है? आईएमएफ से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है ना। जब उसको रीपे करती है तो उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनकी देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए हम बोलेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सारे रीजंस हैं जहां पर हम लोग डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। कोई डाउट इसके अंदर? अब इसके अंदर एक नीचे लिखा हुआ है रीजंस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं इसी के अंदर से पॉइंट है, ये कोई अलग से पॉइंट नहीं है। देखो लिखा हुआ है व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो क्या होगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, हम लोग क्या करने लगेंगे, इंपोर्ट करने लगेंगे, है ना। तो यहां पर बोल रहा है इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री बिकम चीपर, सस्ता हो जाएगा। सो हम लोग हमारा इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? वो नीचे बता भी रहा है कि कैसे कैसे 79 रुपीज से 77 हो गया। सो देन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए विल इंक्रीज एज अमेरिकन गुड्स विल बिकम relatively cheaper, so it will raise the demand of US डॉलर। कब होगा, जब उनकी डॉलर की वैल्यू गिरेगी। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, डिमांड सप्लाई पे चलते हैं हम लोग। आज तक मार्केट में जिस भी चीज की वैल्यू गिरती है या प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ जाती है ना ऑटोमेटिकली, यही कंसेप्ट है। डॉलर की क्या हुई, वैल्यू गिरी तो हमारी डॉलर की क्या हुई, डिमांड बढ़ गई। उसके पीछे कारण क्या था, डॉलर की वैल्यू गिरने से वहां के गुड्स क्या हो गए, चीपर। तो ऑटोमेटिकली हमने वो गुड्स मंगाने शुरू कर दिए, इसलिए हमें चाहिए है डॉलर, ताकि हम उस पे उसकी जो पेमेंट करनी है वो डॉलर से कर सकें। क्लियर है यहाँ तक ये बात? बेटा ये मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर ये आपको और मेरे को पता लग जाए ना तो हम लोग रातों रात अरबपति हो जाए। हाँ, डिसाइड कौन करता है, ये मार्केट डिसाइड करती है बेसिकली। हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, हमारी इंटरनेशनल मार्केट होती हैं, ये डिसाइड करती है। और दूसरा हमारी गुड्स की डिमांड कितनी है। मार्केट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर तुम इंडिया में हो, इंडिया के जो गुड्स हैं वो बहुत हाईली प्रोडक्टिव है और मार्केट में बहुत चलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा, ऐसे बहुत सारे अलग कारण भी होते हैं, गोल्ड भी इसका कारण होता है, कई सारे अलग कारण होते हैं। रेयर नहीं है, मान लो आपकी गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। आपकी गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा का मतलब है कि आपको मैं पेमेंट जो करूंगा, मैं बाहर रहता हूं तो मैं रुपए में करूंगा, तो फिर मुझे रुपया चाहिए। रुपए की डिमांड जितनी बढ़ेगी रुपए की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। तो इंडिया वालों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, चीजें करनी पड़ेगी ना जिससे रुपए की वैल्यू बढ़े। इंटरनेशनल मार्केट में हमें बहुत अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी ना, ताकि लोग हमारे पैसों की डिमांड, रुपए की डिमांड करें। खुद पहले होता था, पहले फिक्स होता था कुछ लेवल तक। आरबीआई जो है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सिस्टम के बारे में, उसको फिक्स भी किया जाता था ताकि जो फ्यूचर के जो रिस्क है उसको कम किया जा सके दोनों कंट्रीज की तरफ से। ठीक है, तो उसको हम अभी पढ़ेंगे हम लोग कैसे फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के बारे में, कि उसको फिक्स भी करते थे। ठीक है, और हम खुद से भी वैल्यू करेंसी गिराते थे। 1991 में हमने अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझ के गिरा दी थी ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए और हम लोग जितने भी डेफिसिट के अंदर घुस गए थे मनमोहन सिंह जी ने, वो सारे बाहर निकल सके हम लोग। तो पहला पॉइंट समझ में आया, तो बेसिक था। दूसरा, मैंने फॉरेन करेंसी बिकम चीपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म भी बढ़ेगा, है ना। हम लोग टूरिज्म के लिए कहाँ जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, मलेशिया जाते हैं ना, हम लोग इजीली हम लोग चले जाते हैं। क्यों, हमारे वहाँ पर करेंसी की वैल्यू थोड़ी अच्छी है। जिम्बाब्वे चले जाते हैं, यहाँ भी अच्छी है। नेपाल चले जाते हैं, वहाँ भी अच्छी है। जिम्बाब्वे तो खैर नहीं जा रहे, नेपाल चले जाते हैं ना। क्यों, हमारा तो रुपया थोड़ा सा महंगा है, इसलिए वहाँ के हम टूरिज्म पसंद करते हैं, इसलिए हमें फिर नेपाली करेंसी चाहिए। मैंने प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, सो इट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, भाई स्पेकुलेशन एक्टिविटी। तो हमने जितना भी ये ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़े, ये सारे के सारे यही हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर आपको? ये चैप्टर आप लोग शायद थोड़े बहुत बच्चे पहले भी पढ़ चुके हो ना, पढ़ चुके हो? नहीं,
देखो ये देखो डिमांड करो फॉरेन एक्सचेंज, ये आप बताओ ये किसका वो लग रहा है, देखा है कहीं पहले? कहाँ देखा है? क्लास 11 में देखा है ना? पूरी बुक में यही था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और उसका कर्व भी ऐसे जा रहा है। यहाँ देखो R1 से, ये रेट 1 है और ये रेट 2 है, R1 से क्या हो गया, R2 हो गया, किसका? डॉलर का। तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यों? महंगा हो गया। महंगा हो गया तो फिर हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे, तो हमें नहीं चाहिए डॉलर। ठीक है, तो ये इसका कर्व है। पेपर में कर्व आ जाए तो डायरेक्टली बना सकते हो ना आप। हाँ, ये बेसिक रहेगा। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब बढ़ने वाली है हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा कब बढ़ने वाली है, कब बहुत सारा सारा फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है हमारे देश में, कब लोग अपने जेब से निकाल के फॉरेन एक्सचेंज डालने वाले हैं देश के अंदर, या बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है, कब होगा ऐसा? सबसे पहला कारण क्या होगा? बाहर से फॉरेन एक्सचेंज कब आएगा डॉलर? जब आप एक्सपोर्ट करोगे। बहुत बहुत ईजी है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपके देश में आएंगी, जब गवर्नमेंट बोलेगी आ जाओ जी, टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, बहुत प्रॉफिट दे देंगे, बिजली बिल में छूट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बाहर से क्या आने वाली है? इन्वेस्टमेंट, जो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब होता है रेमिटेंसीज। रेमिटेंसीज का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर इनकम। क्या होता है? ट्रांसफर इनकम। जैसे बच्चा बैठा है, इसके भाई ने इसके लिए पैसे भेज दिए डॉलर्स में, 2016 रुपए, कितने डॉलर बने मान लो? हाँ, 10 कहाँ से बन गए? 9 10 कहाँ से बन गए? 80 रुपए का मान ले तो $1 है, $10 800 रुपए। पाउंड है क्या? हाँ, तब भी कोई बात नहीं। तो जो आपके पास में आया फॉरेन एक्सचेंज, आपके भाई ने आपको गिफ्ट के फॉर्म में भेजा, तो वो क्या होगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, है ना? ये रेमिटेंसीज फ्रॉम अब्रॉड, जिसके बदले में आपको कुछ देना नहीं है उनको। फिर आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, सस्ते में खरीदा था, जैसे ही महंगा हो जाएगा बेच दूंगा। तो मार्केट में जैसे ही महंगा हो जाएगा मैं क्या कर दूंगा? बेचना चालू कर दूंगा। क्लियर है? लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर मुझे लोन लेना है, देश को लोन लेना है बाहर से, तो वो भी किस में आएगा? फॉरेन करेंसी में आएगा ना। क्लियर है यहाँ तक? फिर उससे हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा। बाहर से ग्रांट्स आती है, मान लो कोई बाढ़ आ गई, कोई भी चीज़ आ गई, डोनेशन दे रहे हैं हमारे देश को दूसरी करेंसी, दूसरे कंट्री, तब भी अपने देश के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी सप्लाई। क्लियर हो रहा है? बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है? डॉलर, अच्छा रुपये में डॉलर, डॉलर में रुपया, ऐसा क्यों है ये? यहाँ पर देखो, व्हेन प्राइस ऑफ ए फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉरेन करेंसी का जब प्राइस राइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां के अगर प्राइस राइज हो गए तो हमारे क्या हो गए? सस्ते हो गए। हमारे सस्ते हो गए तो हमारी चीजें क्या हो गई? हमारी, अगर हमारा रुपया सस्ता हो गया तो हमारी चीजें महंगी होंगी, सस्ती होंगी? सस्ती हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स है क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ज्यादा लोग बाहर से खरीदने आएंगे हमारे देश के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमारे जिसने फॉरेन जो करेंसी की सप्लाई है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड में भी यही होता है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारे देश में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा और कई सारी चीजें और बढ़ेंगी यहाँ पर। ये सारा का सारा वही पॉइंट लेगा जो हमने ऊपर पढ़ा है, कोई नया नहीं है इसके अंदर। और सप्लाई का जो हमने क्लास 11 में कर्व पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। देखो, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी क्या हो जाएगी? हमारे देश के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ने का मतलब रुपया सस्ता होना, रुपया सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो हमारे देश के अंदर क्या बढ़ेगा? डॉलर जो हमारे देश के अंदर ज़्यादा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा। क्लियर, समझ में आई? तो जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे देश के अंदर उसकी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। कोई डाउट इसके अंदर? ये डायरेक्ट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको बहुत डीप में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। अब आता है, ये पढ़ने से पहले अब हम फिर से बैक टू द पवेलियन चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं जो आप पूछ रहे थे ना, एक्सचेंज रेट सिस्टम कई बार क्या हम भी फिक्स कर सकते हैं। हाँ, वो कैसे? अब यहां देखो, चलो, अब क्या है कि सिलेबस के अंदर इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, इसकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, मेनली जो है इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछा तो पूछा, अदरवाइज वो भी नहीं पूछते। ठीक है, अब यहां देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? अभी तक ये सिस्टम सेट कैसे होता था? क्या गवर्नमेंट सेट करती है, क्या लोग सेट करते हैं, या मार्केट सप्लाई सेट करती है, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस सेट करते हैं?
सबसे पहला आता है एक ऐसा सिस्टम जिसको बोला गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था, दो कंट्री मिल करके आपस में या कुछ कंट्रीज मिल करके आपस में एक करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के अगेंस्ट उसका रेट फिक्स कर देती थी। जैसे यहां पर फिक्स कर दिया $1 कितने रुपए का, 80 रुपए का, और अगले 5 साल तक यही रेट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या रहेगा, यही रेट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब 5 साल तक आप जो भी ट्रेड करोगे इसी रेट पर रहेगा। आप 5 साल, अब तो क्या होता है, अब तो डेली रेट बदलते हैं ना, अब तो डेली रेट बदलते हैं, तो यहां पर कितना अगले आने वाले 5 साल के लिए हम जितना भी ट्रेड करेंगे वो इसी रेट पर करेंगे। तो दोनों देशों की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देती थी, रेट्स को क्या कर देती थी, फिक्स कर देती थी। यहां पर किसका रोल आ गया, गवर्नमेंट का रोल आ गया। कौन कर रहा है यहां पर फिक्स, गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर टू अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा फिक्स कर रहे हैं यहां पर। और याद रखना, जब भी कोई भी करेंसी की वैल्यू फिक्स की जाती है तो वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट फिक्स की जाती है। जिस देश के, छोटा सा हल्का समझना, ये बहुत डीप है जाकर के, हमें यार इतना सिलेबस में पढ़ना नहीं है, कि जिस देश के पास में जितना गोल्ड होगा उसकी करेंसी उसके वैल्यू के हिसाब से रखी जाएगी। ठीक है, बस इतना समझना। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम लोग क्या रखते हैं, करेंसी को फिक्स करते हैं। तो जब हम व्हेन वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी या इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू ऑफ ए करेंसी। क्या बोल रहे हैं, पैरिटी वैल्यू, याद रखना बस। क्लियर है यहां तक। अब कुछ मेरिट्स पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला मेरिट क्या आता है कि एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। किसको, ट्रेड को स्टेबिलिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ट्रेड करना है, अब पता लगे साल में ट्रेड करते 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 मुझे तो नुकसान हो गया। क्यों, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारी वैल्यू घटती जा रही है, हमारा रुपया सस्ता और हमारे गुड्स ज्यादा जा रहे हैं, तो इस केस में हमें लॉस, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बाद भी लॉस फील कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर एक स्टेबिलिटी आ जाती है बिजनेस के अंदर भी और आपकी करेंसी के अंदर भी एक स्टेबिलिटी आ गई रेट के अंदर। और दूसरा, इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर खत्म हो गया ना। क्या हो गया क्या हो गया यहां पर, रिस्क फैक्टर खत्म हो गया। लेंडर को पता है मुझे कितना पेमेंट करना है, बोरर को पता है मुझे कितना उठाना है और मुझे इसके बदले में कितना पेमेंट करना है। क्लियर है यहां पर ये बात। अगर मान लो ये ना होता, किसने $2 का लोन लिया होता, क्या लिया होता, लोन लिया होता, और यहां पर $2 का मतलब क्या हुआ, 160 रुपीज। मैं इंडिया में रह रहा हूं, और अगर ये सिस्टम ना होता और ये डॉलर मुझे 1 साल के बाद चुकाना पड़ता, और 1 साल चुकाने के बाद जो $1 की वैल्यू है वो 85 रुपीज हो जाती मान लो, तो मुझे सिर्फ ये प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, अब इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, तो मुझे ऑटोमेटिकली 160 का अमाउंट जो 170 हो जाता है ना। तो इस केस में क्या हो जाता, लॉस हो जाता। हो सकता है देने वाले को भी लॉस हो सकता था जब अगर डॉलर की वैल्यू गिर जाती। तो इसलिए स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको फिक्स कर दिया गया है, और इससे ऑटोमेटिकली हमारे इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो रहे हैं। और दूसरा, हमारी स्पेकुलेशन एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जब रेट बढ़ेगा ही घटेगा ही नहीं, तो क्या लोग सट्टा करेंगे, सट्टा बाजार प्रमोट होगा, सर कोई कुछ भी नहीं होगा इस केस के अंदर। तो हाँ, तो लीगल है, बंद क्या करवाने, तो रेट फिक्स हो गया ना, आप कर लो ना, क्या करोगे जब रेट ही फिक्स होगा किसी चीज का, जब बढ़ी घट ही नहीं रहा, तो कोई खरीदेगा बेचेगा क्यों करते हैं हम ऐसा काम, प्रॉफिट्स के लिए करते हैं ना। शेयर बाजार, अगर मार्केट में शेयर बाजार की वैल्यू फिक्स कर दी जाए 5 साल के लिए, तो वो शेयर बाजार में वो शेयर सेकेंड हैंड मार्केट में बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, उसका कोई प्रॉफिट थोड़ा होगा। मेरी बात समझे, हम तो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट्स हो। इसके 1-2 डीमेरिट्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिक्वायर्ड, इसके लिए गवर्नमेंट को एक लार्ज रिजर्व अपने पास में मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी ये रेट को फिक्स किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज की कुछ पॉलिसीज होती हैं, अगर आपके पास में इतना रिजर्व पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, हमारी करंट कंट्री का, तो हम एक्सचेंज रेट को फिक्स करेंगे, अदरवाइज हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली जब किसी देश का करेंसी आप लेकर के बैठे हुए हो, फॉरेन एक्सचेंज, वो सब चीजें, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इससे देश की जो ग्रोथ है, इंटरनेशनल ग्रोथ भी हम लोग बोल लेते हैं हैम्पर होती है। और दूसरा, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि रेट क्या रखें। इंडिया क्या चाहेगी, उसका रुपया महंगा रखा जाए या सस्ता रखा जाए, उसका रेट रखा कैसे जाए, ये डिपेंड करता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक रेट दोनों एक ऐसा रेट जो जिसमें दोनों देश सहमत हो जाए, तो यहाँ पर फिक्स करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एट द लेवल एट विच द एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स। देयर में बी अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन भी हो जाती है और ओवर वैल्यूएशन भी हो जाती है, तो हमें इक्विलिब्रियम पर फिक्स करना होता है, तो वो भी एक बहुत मुश्किल पॉइंट हो जाता है। ठीक है,
और ये पर क्या बोल रहा है कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, इसको हम लोग पेगिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेगिंग, पेग्ड। पेग का मतलब यहां पर क्या हुआ कि हमने एक रेट को फिक्स कर दिया, एक रेट के एक दूसरे करेंसी के रेट के अगेंस्ट। ये पैकिंग परमानेंट नहीं होती, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, और कई बार क्या होता है इससे इससे भी कुछ कंट्री को नुकसान हो जाता है अगर उसके रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर दिया, आपके डॉलर को और रुपीज को आपस में बांध के रख दिया। ये छोटी छोटी बात समझ में आई कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में मोटी बात ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जब इसको इन टर्म्स ऑफ हम गोल्ड में रखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? पैरिटी वैल्यू। ठीक है, और दूसरा मेरिट्स है, इसके कुछ मेरिट्स जैसे हमारी इंटरनेशनल करता, प्रमोट करता है हमारे ट्रेड को, स्टेबिलिटी लेकर के आता है, स्पेकुलेशन एक्टिविटी खत्म हो जाती है। फिर कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं कि करेंसी कंट्री को उस करेंसी के ह्यूज रिजर्व्स अपने पास में मेंटेन कर रखने होते हैं, और कई बार डिफिकल्ट हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करना एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। ठीक है, फिर अब आता है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, एप्रिसिएशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। सर ये क्या मतलब हुआ? अभी तो आपने बताया था डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, चलो बताओ फटाफट से। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और डीवैल्यूएशन का मतलब यही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से। कैसे होता है? मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? दो ही होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और डीवैल्यूएशन कौन करती है? गवर्नमेंट। 1991 में मनमोहन सिंह जी ने डीवैल्यूएशन करा था या डेप्रिसिएशन करा था? डीवैल्यूएशन। और ये अगर बोलूं डीवैल्यूएशन कौन से रेट में आता है, कौन से सिस्टम में आता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। क्वेश्चन आता है ये कौन से सिस्टम के अंदर में आता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर में आता है। यहां तक आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसका डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं, भी 3 नंबर का ये पूछ लेता है कि क्या होता है डीवैल्यूएशन? मतलब रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लास्ट में पढ़ देना अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसने पहले क्या बोला? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और फिर दूसरा पॉइंट बना रहा है वो गवर्नमेंट करती है। एक ही पॉइंट है दोनों। कौन से सिस्टम के अंदर आता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और कौन करती है? गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा आवाज चेक कर रहा हूं बस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? वो भी वैल्यू गिर रही है। लेकिन डेप्रिसिएशन कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है? अभी हम पढ़ने वाले हैं। डेप्रिसिएशन आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। कौन से में आता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, और ये कौन तय करता है? मार्केट फोर्सेस। कौन है मार्केट फोर्सेस? डिमांड एंड सप्लाई, है ना। और इट टेक्स प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। देखो तीनों पॉइंट में आपस में कर दिए इन्होंने। पहले में डेफिनेशन दे दी, दूसरे में बताया कौन करता है, तीसरे में किस सिस्टम के अंदर में आता है। ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आ जाओ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन के बारे में, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये वो सिस्टम है जिसके अंदर ना तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। सारा का सारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है? मार्केट फोर्सेस पर, डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस विच इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर ये टोटली डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये प्रॉपर तरीके से फ्लेक्सिबल है, इसमें किसी भी तरह का, ये देख लो इसके डीमेरिट्स ही बहुत होते हैं। देखो जहां पर गवर्नमेंट बिल्कुल ही हट जाती है ना, वहां पर मोनोपोली भी हो जाती है, वहां पर चीजें खराब भी होती हैं, वहां पर धोखाधड़ी भी बहुत होती है। तो देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन मार्केट, किसी भी तरह का नहीं होता। और इसको हम लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं, पेपर में बहुत बारी पूछा गया है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक नंबर में पूछ सकता है, या फ्री एक्सचेंज। फ्लोटिंग का मतलब तैरने वाला। तैरने वाला मान लो अपने लकड़ी का एक वुड रख दिया आपने नदी में, तो वो तैर रहा है अपने हिसाब से, और उसको वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो किस बात पर डिपेंड करता है? नदी के भाव पर। इसी तरह से मार्केट के भाव पर डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट कितना होगा, रुपए का रेट कितना होगा। क्लियर है यहां तक ये बात? कोई डाउट है इसके अंदर? डेफिनेशन अच्छे से करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसके दो नाम। अच्छा, लास्ट एक्सचेंज सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
मतलब लास्ट इसके मेरिट्स तो पढ़ लेना, फिर खत्म करते हैं। इसके मेरिट्स क्या होते हैं? इसका सबसे पहले मेरिट ये होता है कि इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल कब मेंटेन होता है? जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाए। और मार्केट सॉरी, और मार्केट फोर्सेस में हम किस बात की बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? डिमांड और सप्लाई के बारे में तो बात कर रहे हैं ना। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। अब यहां पर क्या आ रहा है कि इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, खत्म कर देंगे। और दूसरा, इसमें जैसे हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक कंट्री को ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अपने पास में रखना पड़ता है ना, यहाँ पर ऐसी कोई भी वो नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि लार्ज स्टॉक एक्सचेंज, लार्ज फॉरेन एक्सचेंज आपको अपने पास में रखना पड़े किसी भी देश को, ठीक है। और तीसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये प्रोवाइड कराता है हमें कि रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम तरीके से यूज करें। और हमारी करेंसी की डिमांड कब बढ़ेगी? जब अपने रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज करेंगे, हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। और हमारे प्रोडक्ट्स जब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं, फटाफट से खत्म हो जाएंगे। इंस्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंस्टेबिलिटी मतलब ऑटोमेटिक है सर, डेली चेंज होगा तो इनस्टेबल हो गया ना, तो उसमें ट्रेड में भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इसमें लॉसेज और प्रॉफिट भी होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और स्पेकुलेशन एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है डेली बेसिस, तो शेयर मार्केट की तरह ही हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये स्पेकुलेटिव जो सट्टा बाजार होता है वो भी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। और इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन समटाइम। इसका मतलब हो गया कि इट जनरेट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द मार्केट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ द मार्केट। चीज़ों के प्राइस बढ़ने लग जाएंगे जब क्या होगा, देश के अंदर जो हमारी करेंसी है उसके अगर हमारे प्राइस बढ़ने लग जाएं या तो फिर गिरने लग जाएं। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, अगर हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो हमारे देश के अंदर जो चीज़ों की डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी ना। अगर हमारे इंपोर्ट्स अगर महंगे हो जाएंगे, कब महंगे होंगे? जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, जब रुपया सस्ता होगा। जब रुपया सस्ता होगा तो हमारे देश के अंदर जो चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ जाएगी ना, हमें भी चाहिए, फॉरेनर्स को भी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उनके प्राइस क्या होने लग जाएंगे? बढ़ने लग जाएंगे। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। तो क्लियर है, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आज की वीडियो जितनी बताई समझ में आई, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ये मत सोचना कि शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए, एक शॉर्ट में क्रिस्प होना चाहिए। शॉर्ट आपको जब समझ में आएगी जब आप पूरी एक बारी आप पूरी की चैप्टर को समझोगे। पहले ये चैप्टर समझ लो, उसके बाद जब आप खुद भी पढ़ने बैठोगे तो भी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा 20 मिनट के अंदर में। लेकिन उससे पहले आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी चैप्टर के अंदर क्या है, ठीक है। चलो, क्या कह रहे हो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।